नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी है सासुमा मैं जा रही हूँ, पति ने छोड़ दिया तो जेठ जी क्यों अपनाएंगे। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। क्या हुआ बहू, सुमित नहीं आया अब तक? इतनी रात हो गई, सौम्या की सास ने उससे पूछा। सौम्या पिछले 1 घंटे से दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी थी। यह सुमित का हर रोज का काम था। सांझ ढलते ही सास के लिए खाना परोस देती, क्योंकि खाना खाने के बाद रमा जी अपनी रोज की दवाइयाँ लेती थी और फिर सौम्या अपने नाम के अनुरूप बिल्कुल सौम्य स्वभाव की महिला पति के इंतजार में आंखें गड़ाए बैठ जाती। लेकिन सुमित को अपनी नवविवाहिता पत्नी से कोई मतलब नहीं था। वह कभी देर रात तक लौटता तो कभी रात भर लौटता ही नहीं। सौम्या ने अपनी उदासी भरे स्वर में कहा, हाँ सासुमा, अभी तक नहीं आए और ना ही उनका फ़ोन लग रहा है। यह कहते हुए सौम्या का गला रुंध गया। अभी 2 महीने ही शादी को हुए, लेकिन पति के प्यार को तो उसने जाना ही नहीं। हर समय सुमित उससे खिंचा खिंचा सा रहता, जैसे कुछ कहना चाहता हो परंतु कह नहीं पाता। ऐसे ही रात बीत जाती, कभी वह घर ही नहीं आता। सौम्या भी भूखी प्यासी सो ही जाती। सोती तो क्या थी, बस राह देखते देखते आंख लग जाती थी। रमा जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं देखती हूँ नवीन आ गया है, उसके लिए गरम रोटियां सेक दो। नवीन जो कि सौम्या का जेठ है, परंतु अभी तक उसने शादी नहीं की। उसका कहना है कि जब उसे उसकी पसंद के मुताबिक लड़की मिलेगी तो वह उससे शादी कर लेगा। सौम्या रसोई में चली गई और नवीन के लिए खाना बना दिया। नवीन अपनी माँ से बोला, माँ यह क्या, आज भी आपका लाडला घर नहीं आया, कहाँ है वो? माँ, इसीलिए मैं मना करता था, अभी उसकी शादी मत करो। लेकिन आपको लगता था कि शादी से सारे मसले हल हो जाते हैं। रमा जी कुछ बोलती उससे पहले ही सौम्या रोटी लेकर आ गई। सौम्या ने चुपचाप रोटियां थाली में रखी और एक तरफ खड़ी हो गई। नवीन अपने रिश्ते का लिहाज करते हुए नजरें झुकाए खाना खाते हुए बोला, सौम्या तुम चिंता मत करो, मैं खाना खा लेता हूँ और फिर बाहर जाकर देखता हूँ सुमित कहाँ है। नवीन की आवाज़ में अपने छोटे भाई के प्रति गहरी नाराजगी थी, मानो वह छोटे भाई की करतूत से शर्मिंदा हो। सौम्या सोचने लगी, कितना अंतर है दोनों भाइयों में। एक समझदार, गंभीर, सुलझा हुआ, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाला, तो दूसरा जिसे अपनी नई नवेली पत्नी की परवाह भी नहीं। सौम्या की आंखें सजल हो उठी। आंखों से नवीन की तरफ सम्मानपूर्वक देखा तो उसे वह पुराना किस्सा याद आ गया, जब रमा और नवीन जी सौम्या को देखने उसके मायके गए थे। खिड़की से झांकते हुए सौम्या ने नवीन को ही अपना होने वाला पति मान लिया था। चाय नाश्ता होने के बाद सुमित पहुंचा, तब सौम्या को पता चला कि उसका भावी जीवन साथी नवीन नहीं बल्कि सुमित है। देखने में तो सुमित भी हष्ट पुष्ट गठीले शरीर वाला नौजवान था, परंतु चेहरे पर उदासी जरूर थी। सुमित उस समय भी इतना ही बेपरवाह था। स्वयं के लिए लड़की देखने पहुंचा था, लेकिन उसमें भी देरी कर दी। शादी के बाद भी वही लापरवाही थी, या फिर यूं कहे कि कुछ और ही था, जो बहुत बड़ा था, तूफान से भी ज़्यादा ताकतवर, जो सौम्या के जीवन को तबाह करने वाला था। सुमित ने सौम्या को अभी तक हाथ भी नहीं लगाया था। वह दोनों एक कमरे में रहकर भी एक दूसरे से अनजान थे। सुहाग की मखमली सेज सौम्या के लिए तप से भरी अंगारों की चादर थी। रात को जब वह लेटती तो रेशमी चादर में सूल अपने आप ही उग जाते और वह सूल सिर्फ उसके शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा तक को लहूलुहान कर देते। नवीन ने सुमित को आसपास लगभग हर जगह ढूंढा, उसके दोस्तों को फ़ोन भी लगाया, परंतु उसकी कहीं कोई खबर नहीं मिली। लगभग रात के 12 बजे सुमित नशे की हालत में घर पहुंचा तो नवीन उस पर गुस्सा होते हुए बोला, सुमित तुम कहाँ थे? अब तक रात के 12 बजे गए, अपनी नहीं तो अपनी पत्नी की तो सुध ले लिया कर। रमा जी बोली, बेटा शांत हो जाओ, बहू सुन लेगी
मैं इसे समझा दूंगी, परंतु अभी यह नशे की हालत में। इसने शराब पी? सुमित गुस्से में बोला। हाँ, पी है मैंने शराब, और आप क्या समझाएंगी उसे? मुझे मेरी पत्नी सुनती है तो सुन ले, मैं भी यही चाहता हूँ कि वह मुझे सुने। मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि मैं यह शादी करना ही नहीं चाहता, लेकिन माँ आपने मेरी एक नहीं सुनी। अपनी कसम से मुझे बांध दिया। आपकी कसम से बंध कर ही मैं इस शादी को निभाने की सोच रहा था, लेकिन मैं नहीं निभा सकता। मैं अपने प्यार को धोखा नहीं दे सकता। यह सुनते ही रमा जी ने सुमित के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और बोली, बंद कर अपनी बकवास। उस नीच जात की लड़की के साथ अपना रिश्ता खत्म कर दे, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। सुमित ने शराब पी रखी थी। गाल पर 2 तमाचे पड़ने के बाद भी वह हंसने लगा और घुटनों के बल बैठ गया। अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर बोला, माँ, मार लो जितना मारना है मुझे, जितना चाहे उतना मार लो, लेकिन मैं यह शादी नहीं निभा सकता। अपनी इस शादी से पहले मैंने रिया से शादी का वादा किया था। एक पल के लिए माँ, अपनी आपकी कसम की खातिर मैं रिया से रिश्ते तोड़ आया था, लेकिन उसने मुझे बताया कि वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली। अब मैं उसे नहीं छोड़ सकता। आप लोग चाहे तो मेरी जान ले सकते हैं, लेकिन मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि मैं यह शादी नहीं निभा सकता। सुमित की आंखों से आंसू बरस रहे थे। हाथ जोड़कर वह जमीन पर घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ा रहा था। सभी को लग रहा था कि सौम्या अपने कमरे में है, लेकिन सौम्या ने सुमित के मुंह से निकले हर शब्द को सुन लिया था, जिन्हें सुनकर वह शांत पत्थर की मूर्ति के समान खड़ी थी। रमा जी की नज़र सौम्या पर पड़ी तो वह उसके पास जाकर कहने लगी, बहू, कुछ नहीं, यह सब बकवास है। तू कमरे में चल, अभी यह शराब के नशे में न जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा है। मैं सब ठीक कर दूंगी। सुमित बोला, नहीं सौम्या, तुम यहीं रुको। मैं तुमसे बहुत दिनों से कुछ कहना चाहता था। ईश्वर साक्षी, मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता था। मैं किसी लड़की का जीवन अपनी शादी से पहले खराब कर चुका हूँ, लेकिन माँ ने मुझे अपनी कसम में बांध दिया था, मुझे मजबूर कर दिया था। शादी के बाद मुझे पता चला कि रिया मेरे बच्चे की माँ बनने वाली। माँ की कसम की खातिर मैं रिया को छोड़ देता, लेकिन अब मेरे लिए यह मुमकिन नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को लवारिस नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। हाथ जोड़कर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम जो सज़ा दो मुझे मंजूर होगी, लेकिन मैं यह शादी नहीं निभा सकता। यह कहते हुए सुमित सौम्या के कदमों में गिर पड़ा और उसकी आंखों से नीर बह रहा था। सौम्या पर जैसे बिजली सी गिरी और उसके सारे सपने जलकर राख हो गए। उसे चक्कर आ गया और वह धड़ाम से जमीन पर गिर गई। होश आने के बाद भी रात के सन्नाटे में सौम्या के कानों में सासुमा की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। घर के आंगन में मौत की तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। सुमित अपने दिल की बात कहकर वहाँ से जा चुका था। घर में 3 ही सदस्य थे, जेठ नवीन, सौम्या और सास रमाज। नींद किसी की आंखों में नहीं थी। यह स्याहकाली रात आंखों में ही कट गई। सास लगातार रोए जा रही थी। नवीन ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, माँ, अब रोना बंद करो। मैंने तो आपको पहले ही मना किया था, लेकिन आप नहीं मानी। इस बिना माँ बाप की बच्ची को ब्याह कर ले आई। तुम सोचती थी कि इसकी सुंदरता में सुमित उलझ कर रिया को भूल जाएगा, लेकिन ऐसा संभव न हो सका। काश तुमने रिया को अपना लिया होता, लेकिन आप पर तो जात पात का भूत चढ़ा था। रमा जी रोते हुए कह रही थी, मुझे माफ़ कर दे बेटा। बेटा, सचमुच मुझसे गलती हो गई। मैं माँ हूँ तो अपने बच्चे का भला ही सोचता था। मुझे नहीं पता था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। सौम्या निर्जीव सी कमरे में पड़ी थी। उसका अस्तित्व अब खत्म हो चुका था। वह बचपन से अनाथ थी। किसी तरह से चाचा चाची ने ब्याह रचाया था। उसने जीवन में सिर्फ चाची की झिड़कियाँ और उसकी दुत्कार ही सुनी थी। शादी के बाद विदाई के समय चाची ने साफ शब्दों में कह दिया था, बस बहुत हुआ सौम्या, अब मायके का रुख कभी मत करना। अब भूल कर भी मायके मत आना। हमने बहुत कर दिया, अब ससुराल में सबके साथ बना कर रखना। हमारे पास मत आना। अब हमें हमारे बच्चों का भी सोचना है।
कमरे में बेजान सी पड़ी सौम्या की तंद्रा टूटी तो सामने जेठ नवीन चाय का कप हाथ में थामे खड़ा था। कमरे में आया, चाय बगल की टेबल पर रखकर बोला, सौम्या, माँ की तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए चाय मैंने ही बनाई, तुम पी लो, चिंता मत करो, मैं हूँ, सब ठीक कर दूंगा। यह शब्द सौम्या के लिए संजीवनी बूटी की तरह सही साबित हुए। एक पल के लिए उसे लगा कि सचमुच सब कुछ ठीक हो जाएगा। सौम्या का सास के साथ बहुत प्यारा रिश्ता था। अपने दर्द को भूलकर चाय पीने के बाद स्नान करके सासू माँ के पास पहुंची तो वह बुखार में तप रही थी। अपना दर्द भूल गई, बेचारी माँ की सेवा में लग गई। माँ से कोई गिला शिकवा नहीं। सास माफ़ी मांगने लगी तो सौम्या ने उनके हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, सासू माँ, आपकी कोई गलती नहीं, आप तो माँ हैं, आपने तो अपने बच्चे का भला ही चाहा था। कुछ दिन बीते, दिनों के साथ सौम्या की आंखों के आंसू सूख कर नमक बन गए। सुमित ने अब घर आना भी बंद कर दिया था। सौम्या अपने सवालों और जवाबों से अकेली ही जूझती रही। फिर एक दिन उसने निर्णय लिया। सास आंगन में बैठी थी। सौम्या जाकर बोली, सासू माँ, मैं सुमित को मुक्त करना चाहती हूँ। बिना किसी विवाद के मैं उसे तलाक देना चाहती हूँ। यह खबर उस तक पहुँचा दे। तलाक देने के बाद मैं इस घर से चली जाऊंगी। आपसी सहमति से सुमित और सौम्या का तलाक हो गया। सुमित ने हाथ जोड़कर फिर से सौम्या से माफ़ी मांगी। सौम्या ने सजल आंखों से सुमित को माफ़ी दे दी। सुमित इस शादी से मुक्त हो गया। कोर्ट से घर आकर सौम्या कोने कोने से अपनी यादें समेटने लगी। सास के चरण स्पर्श करते हुए जाने की इजाज़त मांगी। सासू माँ, मैं जा रही हूँ। रमा जी सिर पर हाथ रखते हुए बोली, लेकिन कहाँ जाओगी बेटी? मैं तुम्हारी चाची को जानती हूँ, मुझसे कुछ छुपा नहीं। वह तुम्हें अपने घर में आश्रय नहीं देगी, तो कहीं मत जा, मेरे पास रह बेटी, मेरी बेटी बनकर। यह कहते हुए रमा ने सौम्या को सीने से लगा लिया। दोनों फपक कर रो पड़ी। एक दुख से दोनों परेशान थी। एक को दर्द पति ने दिया था तो एक को बेटे ने शर्मिंदा किया था। रमा जी को आत्मगिलानी हुई। उसकी वजह से एक मासूम को इतना दर्द सहना पड़ा। पास नवीन खड़ा था, उन दोनों को देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सौम्या बोली, सासू माँ, मुझे जाने दीजिए, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं बचा। जैसे तैसे जीवन काट लूँगी, कहीं भी चली जाऊँगी, बस अब यहाँ नहीं रहूँगी। नवीन ने जाती हुई सौम्या को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, सौम्या, मैं सब ठीक कर दूंगा, मत जाओ। रमा जी नवीन के शब्दों को समझ चुकी थी। सौम्या का हाथ पकड़कर बोली, सौम्या बेटी, यह घर तुम्हारा है। 3 महीने पहले मैंने गलत फैसला किया था। गलती मेरी ही थी। मेरी वजह से मैंने सुमित और तुम्हारी जिंदगी तहस नहस कर दी। लेकिन आज एक फैसला और लेना चाहती हूँ, लेकिन अकेली नहीं, तुमसे पूछकर। क्या तुम मेरे दूसरे बड़े बेटे नवीन को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करोगी? सौम्या चुप खड़ी थी। किस्मत पर हैरान थी। कैसे पहले दिन उसने नवीन को जीवन साथी के रूप में देखा था और आज इतना खेल खेलने के बाद भगवान ने नवीन को उसके जीवन साथी के रूप में लाकर एक बार फिर खड़ा कर दिया। रमा जी ने नवीन की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, मैं तुझ पर भी कोई दबाव नहीं डालूंगी। यदि तुम्हें सौम्या पसंद हो तो ही कहना, नहीं तो मैं इसे बेटी बनाकर अपने पास रखूंगी और कोई अच्छा लड़का देखकर इसका विवाह भी कर दूंगी। लेकिन किसी दबाव में कोई गलत फैसला मत लेना। इसकी जिंदगी एक बार बर्बाद हो चुकी, दोबारा नहीं होनी चाहिए। रमा की बातें सुनकर नवीन ने भी नजरें झुका ली और उसने अपनी मौन स्वीकृति दे दी। 1 महीने बाद नवीन और सौम्या का विवाह बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें सुमित और रिया भी शामिल हुए। सभी गिले शिकवे मिटाकर रमा जी ने अपने आप को समझा लिया। देर से ही सही, लेकिन सुमित की मां ने रिया को सुमित की पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और सौम्या भी नवीन को पति के रूप में पाकर अब बहुत खुश थी। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको किस किरदार की भूमिका अच्छी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आप सभी से उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें
और जिसको भी कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए एक नई नई बेहतरीन कहानी लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।